नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। ये ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, उनसे, क्योंकि लेकिन ये है कि इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि कौन से ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें हमें जो है ना रैंडमाइज्ड नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये होता है कि कुछ ऐसे अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स होते हैं, उसमें हमें यूज़ करना पड़ जाता है, मतलब जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। जैसे मैंने अनकंट्रोल्ड ग्रुप की आपको एक एग्जांपल दी थी स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग के लास्ट जो टॉपिक था ना उसमें, कि वहाँ पे पैप स्मीयर जो होता है उसको हम चेक करते हैं लोगों के ऊपर, कि स्क्रीनिंग जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, उसमें बस वो जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे होते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू। तो हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों की स्क्रीनिंग जल्दी हो जाती है ना पैप स्मीयर की, उनकी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सॉरी स्क्रीन कम हो जाते हैं। उसके बाद नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स ये होता है कि जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कि फॉर एग्जांपल ये होता है कि ये हम खुद मतलब नहीं कर रहे होते एक्सपेरिमेंट लोगों के ऊपर, लोगों की अपनी हरकतें गलत होती हैं कि लोग खुद स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हमने तो नहीं उनको कहा कि तुम लोग स्मोकिंग करो। अब ऐसे लोग जो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे, उनके तो नेचुरल ग्रुप्स बने हुए हैं, हमने उनको नहीं कहा कि आप लोग बनाओ, ठीक है। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी उनके ग्रुप बने होते हैं और हमने जस्ट उनको जो है ना देखना होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का एडवांटेज दे देते हैं और उनकी हाइपोथेसिस वगैरह को अपने टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यह है कि बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। अब बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन जो होता है ना वो कंट्रोल के साथ होता है, कंट्रोल के बगैर होता है, ठीक है। अब कंट्रोल के बगैर क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन के, ये देखा गया कि जो है सीट बेल्ट्स लगाने से एक्सीडेंट्स कम होते हैं और सीट बेल्ट्स ना लगाने से ना एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो बिफोर सीट बेल्ट्स हमने क्या देखा कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे, मतलब सीट बेल्ट्स ना लगाने की वजह से। लेकिन जब हमने वो सीट बेल्ट्स लगाना शुरू की तो उसके बाद आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर हमारे पास ये कंपैरिजन देखने पता चला कि सीट बेल्ट्स की वजह से, लगाने की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कि जिसमें हम कंट्रोल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें वही एग्जांपल है कि सीट बेल्ट्स वो लोग जो है ना वो मतलब नहीं लगा रहे, एक कंट्री के लोग नहीं लगा रहे, दूसरे कंट्री के लगा रहे हैं। तो इस तरह से खुद ब खुद जो है ना कंट्रोल ग्रुप्स बने हुए हैं, नेचुरल ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो उसमें ये होगा कंट्रोल ग्रुप्स बने होते हैं, कंट्रोल ग्रुप्स, उससे हम देख के पता लगा लेते हैं कि उस कंट्री में सीट बेल्ट्स यूज़ हो रही हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, इस कंट्री में नहीं यूज़ हो रही तो यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। खुद ब खुद कंट्रोल ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस होगा, खुद सोचे कि जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्या था कि नेचर ने खुद हमें जो है ना ऑब्जर्व करने पे लगाया हुआ था, हम जैसे उसको इंटरवेन नहीं करते, हम ये कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्या होता है, हम इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक्सपेरिमेंटल और इसकी डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। फिर एक्सपेरिमेंटल जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ये होता है कि हम जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी को ड्रग का इफेक्ट देखना है ना, तो ऐसे लोग होते हैं ना हॉस्पिटल में जो ड्रग ले रहे होते हैं ऑलरेडी बीमार होने की वजह से, तो उसमें ये है कि वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होंगी, हम जस्ट उनको ऑब्जर्व करेंगे कि उनके ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसमें हमने किसी ड्रग का पता लगाना है कि वो कैसी है, तो उसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें खुद ड्रग देनी पड़ेगी उन लोगों को, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल में। उसके बाद ये है कि अब कुछ लोग होते हैं जो खुद अल्कोहल पी रहे होते हैं और उनको लीवर का सिरोसिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी हो उनके ऊपर कि चेक करने के लिए कि जो है ना अल्कोहल दें हम उन्हें और लीवर कैंसर होता है कि नहीं, उसको स्टडी करें, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनएथिकल है कि हम किसी को अल्कोहल दें और फिर उसको उसकी ज़िंदगी बर्बाद करें, तो उसका लिवर कैंसर करवाएं, उसको मरवाएं, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है ना हमें लोगों को ढूंढना पड़ता है इस तरह से इन्वेस्टिगेट में। ये आई इसके थोड़े से इन्होंने कंट्रास्ट बताया हुआ है जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ब्लाइंडिंग क्या होती है। ब्लाइंडिंग की डेफिनेशन आपने देख ली है क्योंकि ये एमसीक्यू में आई हुई है कि ब्लाइंडिंग जो होती है ना, इट अराइजेस फ्रॉम द एरर्स ऑफ असेसमेंट एंड आउटकम ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। हमारी अपनी मर्जी। ब्लाइंडिंग क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि असेस करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द एरर्स में अराइज फ्रॉम एरर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द आउटकम ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, ब्लाइंडिंग करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि हम उसकी किस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह हमारा जो है ना हमारी एक किस्म की इंटरवेंशन आ जाती है जिसमें हमारी स्टडी का जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ब्लाइंडिंग करते हैं ताकि ब्लाइंडिंग हो जाए लोग। अब इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और ये वो है जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेंट है जो वहाँ पे खुशी से आया हुआ है, ठीक है, और जो है ना उसको जो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाने आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये है कि जो यहाँ पे क्या होगा कि जो डॉक्टर है,
ठीक है। जो पार्टिसिपेंट है इसको नहीं पता होगा, अगर अगर इसको नहीं पता होगा और डॉक्टर को सिर्फ पता होगा, कि डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटर दोनों को पता होगा कि हम उस पार्टिसिपेंट को क्या दवाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सी स्टडी होगी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि ये डॉक्टर को भी नहीं पता और इसको भी नहीं पता, पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता कि वो जो दवाई दी जा रही है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, थेरेप्यूटिक या जैसे भी, अगर दोनों को नहीं पता तो ये क्या होगी, डबल ब्लाइंड स्टडी होगी, ठीक है। और ट्रिपल ब्लाइंड क्या होगी, कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता कि हम उसको कौन सी दवाई दे के चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्चर्स अगर उनको पता हो कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स को भी नहीं पता, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता, डॉक्टर्स को पता है, ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, कौन सी स्टडी होगी, सिंगल ब्लाइंड होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जो डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, जिसमें पेशेंट को भी नहीं पता होता, उसकी आंखों में भी पट्टी बंदी होती है डॉक्टर की भी, और फिर दवाई को चेक कर रहे होते हैं। सो इस तरह की ब्लाइंडिंग होती है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी होती है, डबल ब्लाइंड होता है और ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल होता है। नेक्स्ट इज़ एसोसिएशन एंड कॉजेशन। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना पहले आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। सन होता है, जब भी गर्मी होती है तो हम पंखा ऑन करते हैं या हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो पंखा ऑन करने का कॉज क्या है, गर्मी लगना। आइसक्रीम खाने का कॉज क्या है, सन है, ठीक है। लेकिन ये जो आपस में इनकी क्या है, को रिलेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ को रिलेशन एंड दिस इज़ कॉजेशन। डिफरेंस चेक करें। को रिलेशन क्या होता है, जिसमें दो चीज़ें इकट्ठी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे उसमें पंखा भी हमने ऑन किया था, आइसक्रीम भी ऑन की थी, ताकि क्या हो कि हमें गर्मी कम लगे ना, तो इस तरह से ये एक साथ चलती हैं। अब देखिए, एक जो है लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर है और वीडियो प्लेयर काम नहीं करेगा, तो ये इन दोनों की कॉज क्या है, कि वो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जर्म्स जो होते हैं, उनकी वजह से गंदी स्मेल भी आती है, उनकी वजह से डिजीज़ भी होती है, ठीक है। तो जर्म्स जो है वो कॉजेशन है, और बैड स्मेल और डिजीज़ जो है इन दोनों की को रिलेशन है, एक दूसरे को कॉज नहीं कर रहे। एसोसिएशन की डेफिनेशन देख लें कि डिफाइंड एज अकरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स मोर ऑफन दैन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस। तो उसमें चांस नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि स्मोकिंग जो है ना उसकी वजह से लंग कैंसर होता है, तो इसमें इसमें जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की ना, आपने बायोस्टैट्स पढ़ी होगी, तो उसमें प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं और हम कहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब ये होगा, इससे कम होगी तो इसका मतलब ये होगा, मतलब ये होता है कि उसमें चांस का हो जाता है कि जो है ना, अगर ज़्यादा आएगा तो चांस जो है वो इतना हो जाएगा, ठीक है, उनका चांस बाई चांस ज़्यादा होगा और असल में उतना नहीं होगा ताल्लुक उनका, ठीक है। लेकिन अगर उसका इतनी वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये होगा कि चांस जो है वो कम है और असल में उनकी एसोसिएशन कितनी है, ठीक है। जैसे हम अगर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, इसका मतलब ये होता है कि इनका बाई चांस जो है ना वो कम है। फॉर एग्जाम्पल 90%, 95 या 98% जो है ना, ये इनकी एसोसिएशन है और उनमें से सिर्फ 2% चांस है, ठीक है। तो जो चांस है वो जस्ट 2% है, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन है वो ज़्यादा है, कि वाकई ही स्मोकिंग और लंग कैंसर की एसोसिएशन है, क्योंकि हमने देखा कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे थे उनके अंदर लंग कैंसर का चांस, लंग कैंसर की जो है ना वो हो रहा था ज़्यादा, ठीक है। वो लोग कि जिनके अंदर जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे उनके अंदर लंग कैंसर कम हो रहा था, ठीक है। तो इन स्टडीज़ वगैरह को करने के बाद हमें ये पता चला कि वाकई ही में स्मोकिंग और लंग कैंसर का जो है ना एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है, कोई लिंक है, ठीक है। लेकिन बाई चांस कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कि वो जो है बाई चांस ही होता है कि बस ऐਵੇਂ ही हो गया, ठीक है, बाई चांस हो गया जो कहते हैं ना हम, तो वो इतना नहीं होता। तो एसोसिएशन ये है कि चांस नहीं है, ठीक है, जो चांस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन टू वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अकर कर रही हैं। मतलब अगर स्मोकिंग है तो जितनी ज़्यादा स्मोकिंग है उतना ज़्यादा लंग कैंसर का रिस्क है, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएशन। को रिलेशन क्या होता है, कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के उनके दरमियान में, चलो हम कहते हैं एसोसिएशन क्या होती है, कि उनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन चल रहा है, ठीक है, एसोसिएशन चल रही है, लिंक चल रहा है स्मोकिंग और लंग कैंसर के दरमियान में, लेकिन वो लिंक कितना है, डिग्री क्या है उस रिलेशनशिप की, ठीक है, उसको हम कहते हैं को रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग और लंग कैंसर जो है वो एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उन लोगों को देखें जो स्मोक करते हैं और वो लोग जो लंग कैंसर से डाई करते हैं, ठीक है, कि स्मोकिंग जितनी ज़्यादा होती है वो उतने ज़्यादा मरते हैं, तो इसका मतलब कि लंग कैंसर और स्मोकिंग के दरमियान में कोई को रिलेशन चल रहा है। और जो कॉजेशन होती है ना, वो ये होता है कि उसका कॉज है, कि वो फैक्टर नहीं है ना तो वो डिज़ीज़ ही नहीं है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि लंग कैंसर जो है वो मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग होगी तो ही लंग कैंसर होगा, और कोई है ही नहीं है, लिंक ही नहीं है कोई,
मतलब लंग कैंसर जो ज़रूरी नहीं है स्मोकिंग की वजह से हो, लंग कैंसर जो है वो बहुत सी और फैक्टर्स की वजह से होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स मिल के लंग कैंसर कॉज करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लंग कैंसर इज़ अ कॉज ऑफ जो है ना, मतलब स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर। हम ये कहते हैं कि जो स्मोकिंग है वो एसोसिएटेड है लंग कैंसर के साथ, ठीक है, क्योंकि वो कॉज तब होगा जब उस फैक्टर के बगैर वो डिज़ीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है, आई समझ। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल कॉजेशन की लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा तो ही टीबी होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस होगा तो ही इन्फ्लुएंज़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो डिज़ीज़ होती है ना कि वो मतलब कि उनकी एसोसिएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसके अलावा कोई और है ही नहीं है, उसके होने से ही वो हो रहा है, वो डिज़ीज़ हो रही है, तो ये क्या होती है, ये एक्चुअली कॉजेशन होती है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस एसोसिएशन और कॉजेशन का। तो व्हेन स्टडीज़ फाइंड एन एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो है ना उसको कॉज किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंग कैंसर जो है वही कॉज है, सॉरी स्मोकिंग इज़ वही कॉज है, स्मोकिंग ही कॉज है लंग कैंसर। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि ये एक इस छोटी बच्ची है, ठीक है, इसका भाई है। अब हुआ क्या है कि इस बच्ची ने ना रिमोट उधर मार के ना तो टीवी को तोड़ दिया। इसकी मामा कहती हैं उसके भाई को, तुमने तोड़ा ना ये, उसके ऊपर गुस्सा हो रही है। तो वो ये कहता है को रिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। मैं मतलब इधर खड़ा हूँ, इसके साथ एसोसिएटेड हूँ, टीवी के पास हूँ बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही ये किया है, तो मैं उसके साथ एसोसिएटेड ज़रूर हूँ लेकिन मैंने ये कॉज नहीं किया, ठीक है। वो देखो वो डर के उधर खड़ी हुई है कि मुझे वो तो मैंने किया था, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, स्पूरियस होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एसोसिएशन होती है। इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं। डायरेक्ट एसोसिएशन फर्दर टू टाइप्स होती है, 1 to 1 कॉजेज कॉज होता है और मल्टीफैक्टोरियल होता है। फिर होती हैं टाइप्स ऑफ कॉजेशन में सबसे पहले स्पूरियस एसोसिएशन, कि जो ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन है वो असल में नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल एक एरिया था जहाँ पे ना पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी हॉस्पिटल डिलीवरीज़ में, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज़्यादा लोग वो जो मर जाते थे बच्चे होम डिलीवरी से, मतलब कि वहाँ पे हॉस्पिटल में डिलीवरी जब होती थी तो ज़्यादा बच्चे मरते थे, होम डिलीवरी होती थी बच्चे कम मरते थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए, होम डिलीवरी से तो सारे होम डिलीवरी से करवाना शुरू कर दें अगर ये एसोसिएशन सही हो गई तो ये फॉल्स एसोसिएशन थी, ठीक है। इस वजह से फॉल्स एसोसिएशन है, इसको हम स्पूरियस एसोसिएशन भी कहते हैं। तो बाद में पता चला कि वो जो एरिया था दरअसल वहाँ पर ये था कि वो जो वहाँ पे ना ये रिवाज ही नहीं था कि हॉस्पिटल जाने का। वो तभी हॉस्पिटल जाती थी जब बिल्कुल बीमारी वाली हालत में होती थी ना तब, तो इस वजह से वो वैसे ही मर जाती थी जाके, ठीक है। तो ये होता था। इनडायरेक्ट एसोसिएशन क्या होती है कि उसमें इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, मतलब कि एक फैक्टर है और दूसरा भी फैक्टर है जिसने उसको कॉज किया है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इंडेमिक गोइटर है, ठीक है, गोइटर हो रहा है किसी को, गोइटर हो रहा है तो उसके एक फैक्टर ये भी है कि आयरन डेफिशिएंसी है और दूसरा फैक्टर ये भी है कि एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये जो कंफाउंडिंग फैक्टर आ गया है ना दो किस्म के एक दूसरे को करने के लिए, ये एक्चुअली क्या होती है, इनडायरेक्ट एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या करता है कि दो वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। वो दो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये ले लें कि एक जो है लंग कैंसर हो रहा है, ये आउटकम है, ठीक है। लंग कैंसर जो है वो अल्कोहल के यूज़ की वजह से हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो बंदा स्मोकिंग भी कर सकता है साथ में। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कन्फाउंडर फैक्टर्स हो गए कि ये कन्फाउंडर है जिन्होंने इसके इन दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। हम तो ये समझ रहे थे कि जो है ना अल्कोहल की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, लेकिन वो बंदा स्मोकिंग भी कर रहा था। अब हमें समझ नहीं आ रही कि पता नहीं स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है या अल्कोहल की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। तो ये स्मोकिंग है ना ये दरअसल कन्फाउंडर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोजर किसका था, कॉफ़ी का, उसकी वजह से क्या होगा, उस बंदे को जो है पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया लेकिन वो बंदा स्मोकिंग भी करता था। अब हमें समझ नहीं आ रही कॉफ़ी की वजह से पैंक्रियाटिक कैंसर है या स्मोकिंग की वजह से है, तो स्मोकिंग इज एक्चुअली द कन्फाउंडर है। इस तरह से ये इफेक्ट करता है दोनों के। तो डायरेक्ट ये होती है डायरेक्ट एसोसिएशन, और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है कि इनडायरेक्ट में मल्टीपल फैक्टर्स दरमियान में आते हैं और डायरेक्ट में हम आगे देखेंगे जिसमें डायरेक्टली वो फैक्टर डिजीज़ कॉज कर रहा होता है, ठीक है। ये देखें ये सारे फैक्टर्स मिल के जो डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है डायरेक्टली फैक्टर्स डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। डायरेक्ट एसोसिएशन ऐसे होती है, ठीक है, जिसमें इन्होंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में। एक उन्होंने वही दी हुई है जो मैंने एंडेमिक गोइटर की बताई है कि इस तरह से, और दूसरी उन्होंने सुक्रोज और CHT की दी हुई है। तो कन्फाउंडर जो होता है इन दोनों के साथ एसोसिएटेड तो होता है लेकिन नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, लेकिन उनको इस इफेक्ट कर रहा होता है उनकी स्टडीज़ को। इनडायरेक्ट एसोसिएशन का मैं बता रही थी कि इस तरह से ये कन्फाउंडर होता है और इस तरह से दरमियान में
फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। अगर ये डायरेक्टली जाएगा तो ये डायरेक्ट एसोसिएशन होगी, अगर इनडायरेक्टली गुजर के जा रहा है किसी फैक्टर के साथ तो इनडायरेक्ट एसोसिएशन। कंफाउंडर फैक्टर क्या करता है कि प्रॉम्प्ट्स करता है एक्सपोजर को, मॉडिफाई करता है आउटकम को, ठीक है, और इनके दरमियान में क्या होती है, फॉल्स एसोसिएशन होती है। डायरेक्ट एसोसिएशन में क्या होगा कि पैरामिक्सोवायरस है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट कॉज कर रहा है मीजल्स, ठीक है, और ये देखें डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है और सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रही है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, मल्टीपल दरमियान में फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि यही इसका कॉज है, ये जो मैं फाइंड आउट कर रहा था, लेकिन पीछे कंफाउंडिंग वेरिएबल आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी तो हूँ, मैं भी तो कॉज कर सकता हूँ। तो फिर साइंटिस्ट शक में पड़ जाता है कि पता नहीं कौन सा कॉज था। तो जो डायरेक्ट एसोसिएशन थी उसकी 1 to 1 कॉजल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्चुअली एग्जांपल थी टीबी की, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, या मीजल्स जो होता है वो पैरामिक्सोवायरस होता है, वो 1 to 1 कॉजल रिलेशनशिप थी डायरेक्ट एसोसिएशन की। डायरेक्ट एसोसिएशन के मल्टीपल कॉज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो लंग कैंसर होता है ना, वो एस्बेस्टॉस की वजह से भी होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर्स मिल के उस डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन हम इसको कहते हैं। इसके एडिशनल क्राइटेरियाज हैं वो हम आगे से देख लेते हैं।